जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए बिल्कुल रियल पेपर जैसा प्रश्न पत्र देखेंगे। यानी कि अगर आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और आपकी निगाह साथियों परीक्षा से जस्ट पहले आपके इस वीडियो पर नजर पड़ी है, मैं कहूंगा साथियों अभी कुछ दिन है आपके एग्जाम में, तो आप इन पूरे प्रश्न पत्र को तैयार कर लीजिए। इसमें सबसे पहले साथियों आपके सामने से जीएस के कितने क्वेश्चंस होंगे, जैसे एग्जाम में आपके आएंगे 25 सवाल होंगे। उसके अलावा साथियों इंग्लिश के भी पूरे 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। यानी कि ये आपकी सिलेक्शन तय करेंगे, ये 50 क्वेश्चन सिलेक्शन तय करेंगे और इसमें से देखिएगा साथियों आप कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। और उसके बाद साथियों इसी वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे और मैथ के क्वेश्चन भी देखेंगे। वही क्वेश्चन देखेंगे साथियों जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको इस क्लास को अटेंड करना है। जितनी भी चीजें आपको बताऊं साथियों, अगर वो आपने ध्यान कर ली तो मेरा मानना है पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जाएगा कि रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये कहां पर किया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है लोक नृत्य रऊफ। इसका नाम क्या है? रऊफ है। ये कहां का नृत्य है? जम्मू कश्मीर का नृत्य है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। तो ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है, आपको नाम इनका ध्यान रखना है। पिंगाली वेंकैया इनका नाम है और इन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को तैयार किया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सरिस्का पक्षी विहार कहां पर है, मुझे बताइए। तो ये सरिस्का पक्षी विहार कहां पर है? ये राजस्थान में। कहां पर है साथियों? राजस्थान में है। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था मुझे बताइए। सेल्यूकस का था, सिकंदर का था, डेरियस का था या सभी का था? तो मैं कहूंगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था साथियों, जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली। यानी कि अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठे, तो समुद्रगुप्त बैठा। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर बी है मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथियों देखिए जैसे आपके एग्जाम की अगर बात करें पूरे जीएस के कितने सवाल आएंगे साथियों? 25 सवाल आएंगे। इसमें से 20 और 5 का रहेगा, क्या रेशियो रहेगा साथियों? ये तो आपके जीएस के सवाल आएंगे, लेकिन ये आपके करंट अफेयर के सवाल है। यहां पर मुझे जीए लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 से 6 लगभग तकरीबन साथियों 5 से 6 करंट अफेयर के सवाल होंगे और जीएस के पूरे 20 सवाल होंगे। तो मैं डेली आपके लिए एक ऐसा मॉडल पेपर लाता हूं एसएससी एमटीएस के लिए, जिसमें पूरा मॉडल पेपर साथियों हम लोग देखते हैं, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। और आप अगर वाकई में साथियों इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये डेली वाली क्लास तो आपको अवश्य देखना है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं और चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी तुरंत साथियों लाइक कर दीजिए। देखिए विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? यानी कि विक्रमादित्य को और क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है, मुझे बताइए। तो जातक कथाओं की अगर बात करें तो जातक कथाएं जो है ना साथियों ये अजंता की गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मेघदूत के लेखक कौन है, मुझे बताइए। एक पुस्तक है साथियों और ये पुस्तक बहुत फेमस है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मेघदूत किसकी पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है साथियों? ये कालिदास की पुस्तक है। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा गुप्त काल को। क्या गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है? जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर बात करें देखिए आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या किया गया है साथियों? 10 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। ये बिल्कुल साथियों 10 मॉडल पेपर वैसे हैं जैसे आपका बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए साथियों स्पेशली ये पेपर आपका तैयार किया गया 10 मॉडल पेपर। ये पीडीएफ की अगर बात करें साथियों, अगर आप ये पीडीएफ पूरी लगा लेते हैं तो मेरा मानना है कि तकरीबन 65 से 70% आपका पेपर इसी पीडीएफ से फंसेगा, ऐसे ये तैयार की गई है। इस पीडीएफ के प्राइस की बात करें साथियों तो सिर्फ 45 रुपए में, यानी कि 45
45 रुपए में ये 10 प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएंगे। परीक्षा से पहले पहले, एग्जाम से पहले पहले, अपने एग्जाम से पहले पहले इस पीडीएफ को अगर आप लगा लेते हैं साथियों, तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस पीडीएफ, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको साथियों पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर बात करें साथियों, देखिए जो प्रोफाइल एक तरीके से जो डीपी होती ना, डीपी, वहीं पर साथियों ये आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, यानी कि वहीं से आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, वहीं से आपको साथियों पेमेंट करके जब आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट दे देंगे ना, तो पीडीएफ बिना कहे आपको दे दी जाएगी। देखिए साथियों, सभी के सभी सवाल, यानी कि जितने भी जीएस के सवाल आप लोग यहां पर देखेंगे, सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि वो क्वेश्चन है जो पूरी संभावना है, 100% संभावना है कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो अगर बात करें प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव नहीं साथियों, रॉबर्ट क्लाइव के तो बीच लड़ी गई, लेकिन मीर जाफर इसमें नहीं थे। मीर कासिम की अगर बात करें, रॉबर्ट क्लाइव या सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल साथियों रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी जिसका नाम था प्लासी की लड़ाई। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था, तो 1922 में साथियों ये आंदोलन समाप्त हो गया था, जिस आंदोलन का नाम क्या था, असहयोग आंदोलन था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, बताइए। तो किस शहर में आयोजित किया गया था साथियों, नागपुर में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था, नागपुर। जिनका आंसर है, मैं कहूंगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना साथियों कब की गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए इसकी स्थापना कब की गई थी, 1928 में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। राइट आंसर आपका डी के साथ। अगला सवाल है साथियों, कह रहे हैं कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, बिल्कुल घोषित किया गया, लेकिन सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वर्ष था जब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यह सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो इसका शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किया गया था। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है, बताइए। तो ये कहां पर है साथियों, ये तो गुजरात में है, और गुजरात में वडोदरा में स्थित है, यानी कि गुजरात के वडोदरा में ही भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। भारत अगर बात करते हैं साथियों विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग आपको बताने, क्या आपको बताना है साथियों, नॉर्मन बोरलॉन्ग ही विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया गया, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों 1974 में मनाया गया, बिल्कुल साथियों प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 1974 में ही मनाया गया था। उसके बाद देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है साथियों, ये बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर स्थित है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र मैं कहूंगा बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये नहीं पूछा जा रहा है, पूछा आपसे जा रहा है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है। देखिए वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो किसी पद पर रहे हैं और उनका निधन हुआ है, उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। वो कहां रहते थे, उनका निवास स्थान किस राज्य में था, ये आपसे पूछा जाता है। तो अगर बात करें साथियों पश्चिम बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका नाम बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। उसके बाद देखिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में साथियों मालदीव की यात्रा पर गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024, इसका आयोजन किस देश में किया गया है, तो इसका आयोजन तो मलेशिया में किया गया। कहां पर किया गया है साथियों, उदार शक्ति 2024 अभ्यास का इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि राजस्थान की पहली विमानन एकेडमी ये कहां पर शुरू की गई है, तो कहां पर साथियों शुरू की गई है, ये अजमेर में शुरू की गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सही जवाब जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट है।
साथियों अगर देखिए राजस्थान की पहली विमानन अकादमी है, ये कहां पर इसकी शुरुआत हुई है? अजमेर में हुई है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? तो साथियों अगर आपके एग्जाम में सवाल आए कि भारतीय सेना के द्वारा जो पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया वो कहां पर किया गया, तो वो लद्दाख में किया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। देखिए आपके साथियों यहां पर कितने क्वेश्चन हुए? आपने देखे जीएस के साथियों पूरे 25 क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, अब आप लोग यहां पर देखेंगे इंग्लिश के कितने क्वेश्चन, पूरे 25 क्वेश्चन। देखिए पासिंग की अगर बात करें, कट ऑफ जहां पर बनेगी वो इन दोनों सब्जेक्ट पर ही आधारित होगी। तो आपने जीएस के 25 सवाल देखे, अब आप इंग्लिश के टॉप लेवल के देखिए, इन क्वेश्चंस के आने की पूरी संभावना है। तो एक एक क्वेश्चन को साथियों बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है, इन सभी क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करना है। और इसके बाद मैं आपको रीजनिंग भी कराने वाला हूं और साथियों मैथ के कुछ क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूं। चलिए भाई, आपसे एक सवाल ऐसे करके पूछा जाएगा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जिसकी स्पेलिंग गलत है वो कौन सा वर्ड है, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर डिक्टेट लिखा हुआ, क्या डिक्टेट? आपने देखा होगा साथियों एक तरीके से डिक्टेट का मतलब क्या होता है? डिक्टेट का मतलब होता है तानाशाही करना। क्या इसका मतलब होता है साथियों? इसका मतलब होता है तानाशाही करना, ठीक है ना। उसके अलावा डिसीजन की अगर बात करते हैं साथियों, कोई फैसला लेना, क्या कोई फैसला लेना को कहते हैं डिसीजन। मैं कह सकता हूं डिक्टेट की स्पेलिंग सही है, डिसीजन की भी स्पेलिंग सही है। डिफरेंस की अगर बात करते हैं, डिफरेंस का मतलब क्या है बताइए कि भाई इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, ठीक है। अंतर भी हम लोग इसको कह सकते हैं, क्या इसमें दोनों में अंतर है, तो इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बात करें डिक्शनरी, डिक्शनरी आपने बचपन में पढ़ी होगी साथियों, इसका मतलब होता है शब्दकोश, ठीक है, जिसमें वर्ड मीनिंग वगैरह लिखे होते हैं। तो इसकी स्पेलिंग मुझे सही नहीं लग रही। क्यों नहीं सही लग रही? क्योंकि साथियों अगर बात करते हैं यहां पर ए आना चाहिए, यानी कि DICTIONARY होना चाहिए। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है ना, हाँ, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द, यानी कि जो आपको वर्ड दे रखा है साथ, तो इसका आपको बताने के एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, बीनीथ का आपको बताने के एंटोनिम क्या होगा, बताइए। सबसे पहले अगर साथियों बात करें कि आखिर बीनीथ का मतलब क्या होता है, तो बीनीथ का मतलब होता है नीचे। अब इसका उल्टा आपसे पूछा जा रहा है क्या कि बीनीथ मतलब नीचे का उल्टा क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि नीचे का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, ऊपर हो जाएगा। तो मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है ऊपर। क्या एबव का मतलब ऊपर होता है, क्या बियॉन्ड का मतलब ऊपर होता है साथियों, क्या अंडर का मतलब ऊपर होता है, क्या बेलो का मतलब ऊपर होता है? तो मैं कहूंगा एबव का मतलब ऊपर होता है। ऊपर होता है तो ये आपका बीनीथ का एंटोनिम हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा साथियों, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए जब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो भर भर के आपसे साथियों वोकैबुलरी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो वोकैबुलरी पर साथियों मैंने ज्यादा फोकस किया है क्योंकि ये आपके पक्के नंबर होते हैं। देखिए एंटोनिम अगर बात करें साथियों, लोथ की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम क्या होगा मुझे बताइए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लोथ का मतलब क्या होता है, तो किसी से भाई नफरत करना, क्या नफरत करने को क्या कहा जाता है, लोथ कहा जाता है। लेकिन अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो मैं कह सकता हूं साथियों किसी से प्यार करना क्या हो जाएगा, किसी से प्यार करना क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो प्यार करना कह लो साथियों, ठीक है ना। डिटेस्ट की अगर बात करें, डिटेस्ट का मतलब नफरत करना होता है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसलिए आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों डिस्पाइस की अगर बात करते हैं, डिस्पाइस का मतलब होता है किसी की निंदा करना, ठीक है। और एभोर का मतलब भी होता है साथियों किसी से नफरत करना। लेकिन एडमायर की जब हम बात करते हैं तो एडमायर का मतलब होता है साथियों किसी की तारीफ करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साथियों नफरत करने का विलोम यही तो लग रहा है साथियों, क्या, तारीफ करना। तो मैं कहूंगा कि लोथ का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडमायर हो जाएगा। आंसर जिनका बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब आपको साथियों बताना है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिनोनिम का मतलब होता है साथियों सेम मीनिंग। क्या इसका मतलब होता है साथियों सेम मीनिंग, ठीक है ना। यानी कि सेम मीनिंग आपको बताना है कॉम्पिटेंट का। क्या कॉम्पिटेंट की अगर साथियों बात करते हैं, सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि आखिर कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप भाई ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो आप कहोगे हाँ भाई मैं इस काम करने के योग्य हूं, मैं इस काम को करने के सक्षम हूं,
क्या हूं? आप कहोगे साथियों हाँ भाई मैं ये काम करने के सक्षम हूं। तो आप लोग इतनी सी बात ध्यान रखेंगे कि कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। तो अगर साथियों बात करें इसका सिनोनिम क्या होगा? सक्षम की अगर बात करें इसमें से किसका मतलब होता है साथियों सक्षम, मुझे बताइए। अगर बात करते हैं साथियों कंपेरेबल का मतलब सक्षम थोड़ी ना होता है। कंपेरेबल का मतलब होता है किसी दो चीजों में कंपेयर करना, किसी दो चीजों में तुलना करना, ठीक है। कंफर्टेबल की अगर बात करते हैं, कंफर्टेबल की अगर बात करें इसका मतलब हो साथियों आरामदायक, बहुत सुख, आनंद, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं यहां पर कंपैटिबल, कंपैटिबल का मतलब भी अगर बात करें तो ये भी नहीं होगा। लेकिन कैपेबल की अगर बात करें, मैं कह सकता हूं कि आप इस काम के कैपेबल हो नहीं हो, यानी कि आप इस काम करने के लायक हो, आप इस काम को करने के सक्षम हो। तो मैं कहूंगा जो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, वही कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, यानी कि जिनका आंसर डी, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ब्लो ए फ्यूज। अब आपको एक ईडियम यहां पर दे रखा है, क्या साथियों दे रखा है? ईडियम आपको यहां पर दे रखा है, ठीक है ना। ईडियम आपको साथियों यहां पर दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। ईडियम का मतलब हो जाएगा साथियों एक तरीके से मुहावरा। ये एक मुहावरा है, इसका मतलब आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए जब किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो कहते भाई क्या कहते भाई? ब्लो ए फ्यूज। ब्लो ए फ्यूज का मतलब होता है कि आग बबूला होना। क्या साथियों? आग बबूला होना। क्या होना साथियों? आग बबूला, ठीक है ना, हो जाना, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना कहते ना। तो अब आपको बताने कि इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब होता है आग बबूला हो जाना, यानी कि बहुत ज्यादा एक तरीके से क्रोध में आ जाना। टू फील सिक, टू फील सिक का मतलब थोड़ी ना होगा टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली। बिल्कुल साथियों, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली यानी कि बहुत गुस्से में दिखना, बहुत गुस्से में रिएक्ट करना। तो मैं कहूंगा ब्लो ए फ्यूज का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए भाई, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड यानी कि साथियों इसमें भी क्या है, इसमें साथियों किसी ऑप्शन में दिक्कत है, स्पेलिंग में दिक्कत है, वो ऑप्शन आपको बताने। देखिए फ्यूचर की अगर बात करते हैं साथियों तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और भविष्य यानी कि फ्यूचर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। फ्लेवर की अगर बात करते, कहते नहीं भाई कि इस आइसक्रीम का फ्लेवर कैसा है, ठीक है ना, इसका एक तरीके से फ्लेवर कहते हैं, स्वाद भी कह सकते हैं इसको। तो स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग मुझे सही नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि फ्लेवर की स्पेलिंग साथियों क्या होती है? FLAVOUR होती है। क्या होती है साथियों? FLAVOURE होती है, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, मैं कहूंगा इसकी स्पेलिंग गलत है, गलत है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी स्पेलिंग सही है। लेजर की इसका मतलब होता है एक तरीके से खाली समय हम लोग कह सकते हैं। और फिगर की बात करें इसकी भी सही है। फिगर का मतलब साथियों क्या होता है? आकृति होता है। क्या होता है साथियों? आकृति होता है। चलिए तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, पूरे 25 सवाल देखेंगे। देखिए जैसे आपसे एग्जाम में साथियों इस बार पूछे जाएंगे वैसे 25 सवाल। अब यहां पर अगर बात करें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जहां पर आ जाए उसका मतलब होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा पूरा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। उस सेंटेंस की अगर बात करते हैं उसका आपको एक वर्ड में बताना है, यानी कि वर्ड, वन वर्ड में उसका आंसर आपको देना है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? वर्ड्स कार्व्ड ऑन ए स्टोन और मॉन्यूमेंट। तो यहां पर अगर बात करें साथियों एक तरीके से शिलालेख को हम लोग कह सकते हैं। वर्ड्स कर्व्ड ऑन ए स्टोन मतलब पत्थर पर लिखे हुए एक तरीके से कुछ वर्ड्स, उसको क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका मतलब होता है साथियों शिलालेख? मैं कहूंगा साथियों यहां पर साथियों जो लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन। क्या इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? शिलालेख होता है। शिलालेख होता है साथियों, तो यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए आपको बताने कि यहां पर कौन सा वर्ड आएगा इन चार ऑप्शन में से। लिखा हुआ है ही अप्लाइड फॉर ऑफिशियल। अब यहां पर ऑफिशियल अथॉरिटी टू ऑर्गेनाइज द इवेंट ये होना चाहिए, ठीक है ना, या एग्रीमेंट होना चाहिए, या परमिशन होना चाहिए, या प्रोविजन होना चाहिए। देखिए अथॉरिटी की अगर बात करते हैं तो अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। क्या? तो क्या यहां पर अधिकार आना चाहिए। एग्रीमेंट की अगर बात करते हैं, एग्रीमेंट का मतलब होता है साथियों कोई समझौता वगैरह होता है ना, तो एग्रीमेंट का मतलब समझौता हो जाएगा। परमिशन की अगर बात करते हैं साथियों, परमिशन का मतलब होता है किसी से स्वीकृति लेना या किसी से कोई अनुमति लेना, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें प्रोविजन की बात करें, प्रोविजन का मतलब कहीं ना कहीं होता है एक तरीके से कोई प्रावधान। चलिए तो ही अप्लाइड मतलब वो अप्लाई कर रहा है फॉर द ऑफिशियल
ऑफिशियल अधिकार नहीं होगा, ऑफिशियल एग्रीमेंट होगा नहीं होगा, ऑफिशियल परमिशन होगा टू, मतलब देखिए वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक इवेंट को, तो किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई समझौता थोड़ी ना होता, उसकी परमिशन लेना पड़ती है भैया, ऑफिशियल परमिशन उसकी लेना पड़ती है। तो मैं कहूंगा ही अप्लाइड फॉर द ऑफिशियल परमिशन टू ऑर्गेनाइज द इवेंट। तो जिनका आंसर यहां पर सी है, पहले से साथियों सी आ गया, मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए ये इडियम साथियों बहुत फेमस है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए लिखा हुआ है द एप्पल ऑफ वंस आई, ये बहुत पूछा जा चुका है। द एप्पल ऑफ वंस आइज की अगर बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है? देखिए जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रिय जो आपका है, उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है साथियों? द एप्पल ऑफ वंस आई। तो अब आपको बताने कि इन ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसका मतलब होता है बहुत प्रिय, हमारा बहुत प्यारा। समवन वेरी रिच, ये तो अमीर हो जाएगा। ए जॉयफुल फेलो, ये भी नहीं होगा। ए पर्सन हु वेरी डियर, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो आपको बहुत भाता हो, बहुत आपके लिए डियर हो, बहुत आपका प्रिय हो, तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसको द एप्पल ऑफ वंस आई कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अब आपको बताना है, सिनोनिम बताना है। एक वर्ड दिया गया है, क्या आपको वर्ड दिया गया? आपको रेडिकल वर्ड दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि रेडिकल का सिनोनिम क्या होगा, यानी कि सेम मीनिंग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें तो ये मानना होगा कि रेडिकल का मतलब आखिर होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए साथियों पूरी तरीके से, यानी कि समस्त, इसको हम लोग कह सकते हैं समस्त, ठीक है ना, या हम लोग कह सकते हैं पूर्ण या कंप्लीटेड कह सकते हैं, ठीक है ना। पूर्ण क्या, रेडिकल का मतलब आपको पता चल गया। अब ऐसा कौन सा वर्ड यहां पर है जिसका मतलब होता है साथियों समस्त या एक तरीके से पूर्ण हम लोग कह सकते हैं। माइनर की बात करते हैं तो माइनर का मतलब क्या पूर्ण थोड़ी ना होता है, इसका मतलब तो थोड़ा होता है भाई, ठीक है। अल्प भी कह सकते हैं, लघु भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा साथियों कंजर्वेटिव का मतलब भी ये नहीं होता है, ठीक है ना। उसके अलावा सरफेस की अगर बात करें, सुपरफिशियल की अगर बात करें, इसका मतलब भी ये नहीं होता है। हाँ, अगर प्रोफाउंड की अगर बात करते हैं तो साथियों प्रोफाउंड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पूर्ण इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि रेडिकल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, लिखा हुआ है एडिटिंग इन्वॉल्व्स, यानी कि एडिटिंग क्या होता है? एडिटिंग साथियों ये होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर प्रोड्यूस की जगह कुछ और लिख दूं, मैं इसको ब्लू कलर का, ये रेड है ना, इसको मैं ब्लू कलर का कर दूं, इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दूं, ठीक है ना। तो इसको एडिटिंग कहते हैं, यानी कि किसी चीज में थोड़ा बहुत चेंजेस करना एक तरीके से क्या कहलाया जाता है? एडिटिंग कहलाया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि एडिटिंग में क्या क्या शामिल होता है। एडिटिंग में साथियों मॉडिफिकेशन, मॉड्यूलेशन, फोर्टिफिकेशन या हैबिटेशन ये शामिल होता है। और उसके अलावा करेक्शन, बिल्कुल साथियों अगर किसी चीज में कोई दिक्कत लग रही है, इस पे इसकी स्पेलिंग मान लीजिए गलत है तो इसको करेक्शन किया जाएगा। यानी कि एडिटिंग में करेक्शन शामिल होता है विद एन इंटेंशन टू प्रोड्यूस एक्यूरेट वर्क, ठीक है। और क्या करेक्शन के अलावा और क्या शामिल होता है आपसे पूछा जा रहा है? मॉडिफिकेशन शामिल होता है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है साथियों? सुधार। बिल्कुल, अगर कोई गलती है किसी पैराग्राफ में तो उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, यानी कि उसमें सुधार किया जाता है। मॉड्यूलेशन नहीं होता है साथियों, ये अलग चीज हो जाएगी। फोर्टिफिकेशन भी नहीं होता और हैबिटेशन भी नहीं होता। मैं कहूंगा साथियों एडिटिंग इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन एंड करेक्शन विद एन इंटेंशन टू प्रोड्यूस एक्यूरेट वर्क। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि रेविश का एंटोनिम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। सबसे पहले अगर साथियों बात करें एंटोनिम आपसे यहां पर पूछा, देखिए रेविश का मतलब होता है भाई किसी चीज को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना। क्या? अट्रैक्ट हो जाना, किसी चीज को देखकर उसकी तरफ, मतलब उससे एक तरीके से मनमोहित हो जाना, ठीक है। कोई चीज अगर आपको अच्छी लगने लगी यानी कि रेविश हो गया आपको उसके ऊपर, तो अट्रैक्ट कहेंगे, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये तो एंटोनिम पूछा गया है। चार्म की अगर बात करते हैं साथियों, चार्म का मतलब क्या होता है भाई? सुंदरता होता है। सुंदरता होता है तो सुंदरता क्या उसका एंटोनिम होगा? या रेपेल की अगर बात करते हैं साथियों, रेपेल होगा। रेपेल की अगर देखिए रेपेल का मतलब होता है घृणा करना, रेपल का मतलब होता है साथियों घृणा करना। और कैप्टिवेट की अगर बात करते हैं, कैप्टिवेट का भी इससे कोई संबंध नहीं है। मैं कहूंगा साथियों कहीं ना कहीं देखिए किसी की तरफ आकर्षित हो जाना और किसी की तरफ किसी से घृणा करना, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं, अपोजिट हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों रेविश का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेपल हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको बताने इन चारों ऑप्शन में से कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है साथियों, मुझे बता दीजिए। चलिए
देखिए यहां पर अगर बात करें सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अगर हैबिटेशन की अगर बात करें साथियों, देखिए हैबिटेशन की बात करें यहां पर सिंगल ई बी आता है, एक भी आना चाहिए, दो दो बार थोड़ी ना। तो ये स्पेलिंग गलत है तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 days। अब यहां पर आपको बताने क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत क्या? आई हैव बीन में आई हैव बीन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके अलावा रीडिंग दिस बुक ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सिंस 2 days ये भी सही लिखा हुआ है। 2 days की अगर बात करें, देखिए अब यहां पर अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए 2 दिन है या 3 दिन की बात की गई है, 4 दिन की बात की गई है, तो उससे पहले सिंस नहीं आता है। क्या नहीं आता है साथियों? सिंस नहीं आता है, वहां पर फॉर आता है। तो मैं कहूंगा इसकी जगह पर फॉर आना चाहिए, यानी कि दिक्कत इसमें है, ये नहीं आना चाहिए था, फॉर आना चाहिए था। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपसे पूछा जा रहा है, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यहां से शुरू है वन हु कैन यूज आइदर एंड इजली। क्या वन हु कैन, क्या साथियों? वन हु कैन यूज आइदर हैंड इजली, यानी कि जो अपने एक तरीके से दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सके, उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या स्किल्ड कहा जाएगा, यानी कि एक तरीके से कुशल है, निपुण है, ये कहा जाएगा। या उसको सिंगल हैंडेड भाई क्यों कहेंगे? वो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा, आप उसको सिंगल हैंडेड कहोगे या डिसेबल कहोगे? डिसेबल भी क्यों कहोगे भाई? डिसेबल भी क्यों कहोगे? अगर बात करते साथियों, क्या उसको आप एम्बी डेक्स्ट्रस कहेंगे? बिल्कुल साथियों, एम्बी डेक्स्ट्रस ही उसको हम लोग कहेंगे। क्यों? क्योंकि साथियों एम्बी डेक्स्ट्रस किसे कहा जाता है? जो साथियों दोनों हाथों से, क्या ठीक है ना, दोनों हाथों से आसानी से काम कर सकता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि यहां पर एक इडियम आपको दे रखा है साथियों, ऑल एंड सनड्राई। ठीक है ना, तो इसकी आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। इसकी अगर बात करें साथियों, इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है सभी लोग, यानी कि मान लीजिए क्लास में है, क्लास में ऑल एंड सनड्राई यानी कि सभी लोगों की बात की गई है। क्या? सभी स्टूडेंट की बात की गई है। तो मैं कहूंगा साथियों इसको हम नन नहीं कह सकते, एवरीवेयर हर जगह नहीं कह सकते, वेरी फ्यू नहीं कह सकते, इसको एवरीवन साथियों कह सकते हैं। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर ए मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए। चलिए अब यहां पर साथियों अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें साथियों कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि बेसीज की बात करते हैं, तो इसका आपको एंटोनिम बताना है क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो साथियों बेसीज का मतलब क्या होता है? किसी से रिक्वेस्ट करना या किसी से मैं कह सकता हूं निवेदन करना। क्या? रिक्वेस्ट करना या निवेदन करना एक तरीके से क्या कहलाया जाता है? बेसीज कहलाया जाता है। इसका एंटोनिम क्या होगा? अब देखिए इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? किसी को ऑर्डर देना, किसी का निवेदन सुनना ना, किसी को ऑर्डर देना एक तरीके से क्या कहलाएगा? इसका एंटोनिम होगा। तो इंगेज का मतलब क्या होता है साथियों? कहीं पर बिजी रहना, तो ये तो होगा नहीं। कमांड की अगर बात करते हैं साथियों, कमांड का मतलब क्या होता है भाई? किसी को कमांड देना या किसी को ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर देना, तो ये तो साथियों लग रहा है कि इसका हाँ एंटोनिम हो सकता है। अपील की बात करें कि किसी से अपील करना या किसी से रिक्वेस्ट करना, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं हो सकता। मैं कहूंगा साथियों क्या कि बेसीज का मतलब होता है निवेदन करना और कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना। तो बेसीज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कमांड हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए साथियों। देखिए आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है और मैं चाहता हूं, मैं बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे साथियों आपको पढ़ाऊंगा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है वो बहुत आसानी से निकल जाए। तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन। भले साथियों एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेने के बाद आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आपका एक बार सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद साथियों आप अनफॉलो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को साथियों जब तक आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो को जो मतलब वीडियो देखते हैं डेली आपकी 1 से 2 लगभग वीडियो अब आएंगी, तो उनको लाइक करा करिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं और मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो ये काम करिए साथियों आप लोग, ठीक है ना, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। उसके अलावा साथियों अभी तो 50 क्वेश्चन तक हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन और फिर मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। मतलब पूरा एक्सपर्ट मैं आपको बना दूंगा, मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा, इतना रीजनिंग मैथ। देखिए रीजनिंग मैथ तो
हलवा है, बहुत हलवा है एसएससी एमटीएस की। क्यों? क्योंकि इस बार तो पैटर्न ही चेंज हो गया, उसमें तो क्वालिफाई आपको करना है, तो उतना नंबर क्या उससे ज्यादा मैं आपके करवा दूंगा। दिक्कत आपकी इसमें पड़ रही होगी जीएस में प्लस करंट अफेयर और इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको बहुत शानदार से पढ़ा रहा हूं, बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं, जितना पढ़ाना चाहिए उतना पढ़ा रहा हूं, यानी कि इंग्लिश के आपके पूरे नंबर बन जाएंगे। उसके अलावा जीएस प्लस करंट अफेयर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें भी बहुत शानदार आप स्कोर करेंगे। यानी कि कुल मिला के इतना आपको पढ़ा कर भेजूंगा आपके एग्जाम में, अपने आपकी शिफ्ट में, कि आप एग्जाम को तोड़ मरोड़ के साथियों आ जाओ, फोड़ कर आ जाओ पूरे पेपर को। चलिए अब अगर बात करें साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात यहां पर कही गई, यानी कि समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली, यानी कि समथिंग दैट, किसी चीज को अगर बहुत आसानी से कैरी कर लिया जाए उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको क्या कहें? जैसे कि मान लीजिए उसको डिलीवरेबल थोड़ी ना कहेंगे, ट्रांसफेरेबल भी नहीं कहेंगे साथियों, पॉसिबल भी नहीं कहेंगे। देखिए मान लीजिए कोई टैबलेट है, उसको वो एक तरीके से पोर्टेबल टैबलेट है, तो आप उसको बहुत आराम से कैरी कर सकते हो, यानी कि पोर्टेबल की अगर बात करते हैं तो पोर्टेबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समथिंग दैट कैन बी कैरीड आउट, इसको क्या कह सकते हैं? पोर्टेबल कह सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि ल्योर की अगर बात करते हैं तो इसका सिनोनिम क्या होगा, सेम मीनिंग क्या हो सकता है? इतनी सी बात आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर हम साथियों यहां पर बात करते हैं किसकी, अगर बात करें ल्योर की बात करें, ल्योर का मतलब क्या होता है सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मान लीजिए साथियों मान लीजिए आपके सामने कोई वस्तु है, आपको वो वस्तु अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन तब भी आपको उसका प्रलोभन दिया जा रहा है। क्या? उसका साथियों प्रलोभन दिया जा रहा है, यानी कि उसके बारे में आपको लालच दी जा रही है कि भाई ये वस्तु आप अगर ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप समझ गए ल्योर का मतलब क्या होता है? प्रलोभन, लालच होता है, ठीक है। अब इसका सिनोनिम अच्छा आपसे इसका पूछा जा रहा है, ठीक है ना? इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि उसको आपकी तरफ एक तरीके से आकर्षित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग आकर्षित भी कह सकते हैं, आकर्षण भी कह सकते हैं, ठीक है ना? आकर्षण भी इसको कह सकते हैं। तो अब आपको इसका सिनोनिम बताना है कि रिपल्सन साथियों हो जाएगा। रिपल्सन का मतलब तो होता है घृणा करना, ये इसका अगर एंटोनिम पूछते तो हो सकता था। इंडिकेशन की अगर बात करते, इंडिकेशन का मतलब होता है इशारा करना, ये भी थोड़ी ना होगा इसका सिनोनिम में। और अट्रैक्शन की बात करें, अट्रैक्शन का मतलब होता है साथियों आकर्षण, तो मैं कहूंगा ल्योर का मतलब हो जाएगा आकर्षण। और वार्निंग कैसे हो जाएगा? चेतावनी देना थोड़ी ना होगा। तो जिनका आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ए पीस ऑफ लैंड। क्या यहां पर अगर बात करें साथियों, ए पीस ऑफ लैंड इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि भूमि का एक ऐसा हिस्सा, लैंड का मतलब क्या होता है साथियों? भूमि, यानी कि भूमि का एक ऐसा हिस्सा जो पूरी तरीके से सराउंडेड है वाटर से, तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए उसको साथियों ओसिस कहेंगे, ओसिस नहीं कहेंगे। हार्बर की बात करते, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, तो उसको बंदरगाह भी नहीं कहते। इग्लू की बात करें साथियों, इग्लू का मतलब कि आपने देखा होगा, तो उसको इग्लू थोड़ी ना कहेंगे, उसको तो साथियों आइसलैंड कहेंगे, आइलैंड कहेंगे। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, यानी कि आपको ध्यान रखना है एक ऐसा भूमि का हिस्सा जो पानी से पूरी तरीके से सराउंडेड है, तो उसको द्वीप कहते हैं, और द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड कहा जाता है। उसके बाद देखिए स्पेल्ट, यानी कि इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको बताने, कौन सा ऑप्शन यहां पर उसकी स्पेलिंग गलत है, मुझे बताइए कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। देखिए वैल्यूएबल की अगर बात करते हैं, वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान, तो इसकी स्पेलिंग तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथ, तो इन्फेक्शियस की अगर बात करें, इसका मतलब होता है भाई इन्फेक्टेड आप हो, या कह सकते हैं संक्रामक हो आप, ठीक है, संक्रामक रोग जो नहीं होते हैं, तो उसको यहां पर कहा जा सकता है। प्रीशियस की अगर बात करते हैं, प्रीशियस का मतलब होता है भाई बहुत, कोई चीज बहुत ज्यादा कीमती होती है, उसको कहा जाता है प्रीशियस है ये। तो स्पेशल की अगर बात करते हैं साथ, तो स्पेशल आपने सुना होगा, तो स्पेशल की स्पेलिंग क्या होती है साथ? तो SPE क्या हो जाएगा साथ? तो एक सेकेंड, SPECIAL स्पेशल हो जाए कि ये चीज आपके लिए स्पेशल है। तो मैं कहूंगा यहां पर क्या साथियों है, यहां पर अगर बात करें IAL आना चाहिए, यहां पर ऐसा नहीं है, नहीं है, तो ये आपकी वर्ड गलत हो जाएगा, यानी कि स्पेलिंग गलत हो जाएगी। सही कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए
यहां पर अगर बात करें साथियों ही हर, यानी कि उसने उसको, आपको हर मतलब लड़की है, दैट ही हैड डिपॉजिटेड इन द मनी, यानी कि अब मान लीजिए इंश्योर की अगर बात करते हैं तो इंश्योर की अगर बात करें, ठीक है, या अगर बात करें साथियों इंश्योर्ड या इंश्योर्ड की बात करें, एज्यूर्ड की अगर बात करें या एज्यूम्ड की बात करें, यहां पर साथियों क्या आना चाहिए, देखिए एज्यूर्ड की अगर बात करते हैं, एज्यूर्ड का मतलब क्या होता है, आश्वासन देना, आश्वासन देना इसका मतलब होता है। यानी कि अगर हम कहें कि उसने उसको आश्वासन दिया, हर का मतलब हो जाएगा उसको, यानी कि उसने उसको आश्वासन दिया, आश्वासन क्या दिया कि वो डिपॉजिट कर देगा, बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर देगा, तो यहां पर एज्यूर्ड ही तो आना चाहिए, यानी कि उसने उसको आश्वासन दिया, ये थोड़ी ना आएगा साथियों, ना ये आएगा, तो मैं कहूंगा कि एज्यूर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि आफ्टर आवर्स of discussion the team arrived at the same conclusion या the team came, the team reached, the team attend, यहां पर किस ऑप्शन का इस्तेमाल आएगा साथियों मुझे बताइए। यानी कि डिस्कशन के बाद द टीम अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब होता है साथियों पहुंचना, यानी कि पहुंची एट द सेम कंक्लूजन, सेम कंक्लूजन पर पहुंची, यानी कि सभी का साथियों जो अलग अलग निष्कर्ष दिए वो एक निष्कर्ष पर पहुंची है टीम, तो मैं कहूंगा अराइव्ड यहां पर आना चाहिए। अरे भाई ये केम थोड़ी ना आ जाएगा, केम का मतलब भी आना होता है, लेकिन यहां पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, रीच्ड मतलब पहुंचना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि आपसे पूछा जा रहा है ईडियम का मतलब आपको बताना है होल्ड योर हॉर्स, तो होल्ड योर हॉर्स का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत सब्र करना, क्या बहुत सब्र रखने को एक तरीके से क्या कहा जाता है, होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है सब्र करना या कह सकते हैं धैर्य रखना, तो मैं कहूंगा अब इसमें से एक ऐसा ऑप्शन बताना है जिसका मतलब होता है सब्र करना या धैर्य रखना। रन फास्ट, बहुत तेज तेज दौड़ो, क्या ये मतलब होगा, नहीं। बी पेशेंस, बी पेशेंस बिल्कुल साथियों, पेशेंस रखो, सब्र रखो, यह मतलब हो जाएगा टेक कंट्रोल भी नहीं होगा, मेक ए प्रॉफिट भी नहीं होगा, यानी कि सबसे सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपको यहां पर साथियों बतलाना है सिनोनिम, किस वर्ड का सिनोनिम बताना है, सुप्रीम का आपको यहां पर सिनोनिम बताना है। देखिए सुप्रीम की अगर बात करें, जिसके सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, तो इसको हम लोग सर्वोच्च भी कह सकते हैं, क्या इसको हम लोग साथियों सर्वोच्च भी कह सकते हैं, एक तरीके से कहीं ना कहीं महान भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको हम लोग श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, ठीक है, श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। अब यहां पर आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि इसका इसी की इंग्लिश कहां पर लिखी हुई है ऑप्शन में आप लोग बताइए। एंडलेस का मतलब होता है भाई जिसका कोई अंत ना हो, यूजलेस का मतलब होता है बेकार, तो इसका कोई सिनोनिम बेकार थोड़ी ना होगा, एंडलेस थोड़ी ना होगा साथियों, ठीक है। केयरलेस का होता है भाई जो लापरवाह होता है, लेकिन अगर बात करते हैं मैचलेस की, तो मैचलेस का मतलब होता है साथियों अतुलनीय, तो कहीं ना कहीं महान, श्रेष्ठ, सर्वोच्च का ये सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग के सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे एकदम टॉप लेवल के, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला सवाल है साथियों, इसको करके मुझे दिखाइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि प्लस का अर्थ माइनस है, क्या कहा गया है, प्लस की जगह पर आपको माइनस लिखना है, माइनस का अर्थ गुणा है, यानी कि माइनस जहां पर होगा वहां पर गुणा लिखेंगे, और गुणा का अर्थ भाग है, जहां पर गुणा होगा वहां पर साथियों भाग कर देंगे, और जहां पर भाग होगी वहां पर प्लस लिख देंगे। तो इतनी सी बात साथियों आपको करना है, यानी कि अगर बात करें 13 145 है तो लिख लीजिए साथियों 13 145 और 29 हो गया, और उसके बाद साथियों 52 हो गया, और फिर 11 हो गया। यानी कि सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर 11 नजर आ रहा है, सॉरी माइनस नजर आ रहा है, तो माइनस का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा। गुणा लिखा हुआ है तो गुणा का मतलब भाग है, तो यहाँ पर साथियों भाग आ जाएगा। भाग लिखा हुआ है, भाग का मतलब प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और प्लस लिखा हुआ प्लस का मतलब माइनस हो, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बस आपको इस को कैलकुलेट करना है साथियों, और कैलकुलेट करके आपको बताने के ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगर आपको प्लस माइनस गुणा भाग दिखते हैं तो आप सबसे पहले भाग को साथियों सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 29 एकम 29, 29 पंजे होते हैं 145, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहां पर साथियों गुणा है, अगर आपको दिखे गुणा प्लस माइनस तो उसमें सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है, आपको सबसे पहले साथियों गुणा को सॉल्व करना है, यानी कि 13 पंजे कितने हो जाएंगे 65 हो जाएंगे, प्लस आपका 52 में से साथियों 11 जाएगा, तो यहां पर 41 बच जाएगा। अब आपको इन दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 5 और 1 6 और 6
4 साथियों 10 हो जाएगा, यानी कि 106 आपका आंसर आ जाएगा। और 106 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों बिल्कुल देखिए, एग्जाम में जैसा आपका पेपर आएगा हूबहू वैसे सवाल लिए हैं, और इस टाइप का एक सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सवाल है और नीचे 4 ऑप्शन है, हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं महसूस होना चाहिए, ठीक है। पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले देखिए सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि 7 दोस्त हैं, कीर्ति, सिया, अमिता, प्रीति, दीपिका, जीत, परी। सवाल को बहुत आसान बना दूंगा मैं, आप लोग देखिएगा। 7 दोस्त हैं, कह रहे कि प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। कह रहे कि परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। इतनी तो कहा गया है। तो हम साथियों क्या बना लेंगे? हम यहां पर बना लेंगे कि परी की बात की गई है साथियों, तो परी की अगर बात करें, यानी कि परी ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं कीर्ति से, तो कीर्ति बाद में हो जाएगी, अरे कीर्ति को पीछे कर देंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि परी ने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, कीर्ति ने कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कहा गया है कि परी ने कीर्ति से अधिक लेकिन सिया से कम अंक प्राप्त किया, यानी कि परी ने जो है वो सिया से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि सिया ने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं परी से। तो एक चीज हो गई। उसके बाद कहा गया है कि दीपिका ने प्रीति से कम अंक प्राप्त किए हैं, दीपिका ने प्रीति से कम, तो इसको सॉल्व कर लो। दीपिका ने प्रीति से कम अंक प्राप्त किए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए ये प्रीति हो गई। अब हमें पता नहीं ना प्रीति को हम यहां पर लिखे या यहां पर लिखे, तो कहीं पर भी लिख लीजिए। प्रीति से कम अंक किसने प्राप्त किए हैं? दीपिका ने प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। तो दीपिका साथियों यहां पर आ गई, दीपिका आपकी यहां पर आ गई। उसके बाद क्या कहा गया है? लेकिन अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि दीपिका ने प्रीति से तो कम अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहां पर साथियों अमिता आ जाएंगी। अमिता मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कहा गया कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा, कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि मुझे यहां पर प्रीति लिखना चाहिए, और उसके बाद साथियों ये दीपिका लिखना चाहिए, और उसके बाद ये अमिता लिखना चाहिए, ठीक है ना। अब यह बात भी क्लियर हो गई। पहले नहीं पता था ना कि प्रीता, क्या पता प्रीति सिया से ज्यादा अंक प्राप्त करती। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन परी से कम अंक प्राप्त किए हैं कीर्ति ने। उसके बाद कह रहे सिया ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए नहीं किए हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों, सवाल देखिए जरा पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रीति से अधिक अंक नहीं प्राप्त किए हैं, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। प्रीति से अधिक अंक, देखिए प्रीति से अधिक अंक कीर्ति ने प्राप्त किए हैं, परी ने प्राप्त किए, सिया ने प्राप्त किए हैं। तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता, ठीक है ना। प्रीति से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। तो यहां पर अगर बात करें, आपका आंसर दीपिका हो सकता है या अमिता हो सकता है। तो दीपिका या अमिता में से क्या है? दीपिका तो यहां पर है नहीं, अमिता है, तो अमिता आपका क्या होगा? अमिता आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल की बात करें, देखने में तो आपको साथियों बड़ा सवाल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा सवाल है। इसमें कुछ नहीं साथियों, ऊपर का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें कोई साथियों बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि आखिर इसमें साथियों कहा क्या गया। देखिए आपको यहां पर यह बताया गया है कि यहां पर जो लॉजिक लगा है, यानी कि 6 से 12 उसके बाद 9 बना है, वही लॉजिक सेम टू सेम यहां पर लगा है। 16 से 10 हुआ है, 10 से 13 हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो इसमें लॉजिक लगा है, वही लॉजिक किस ऑप्शन में लग सकता है? इन चारों ऑप्शन में से। तो अगर बात करें, सबसे पहले अगर ढूंढने की कोशिश करें कैसे क्या बना है, मुझे बताइए। देखिए अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते, यानी कि 6 और 12 को आपस में जोड़ दिया तो 18 हो गया, और 18 को 2 से भाग कर दे, यानी कि 18 का आधा क्या होता है साथियों? 9 होता है। तो यहां पर 9 लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 16 और 10 साथियों 26 हो जाता है, और 26 का आधा कितना होता है साथियों? 13 होता है। 13 ये लिखा हुआ है। तो क्या इस ऑप्शन में वही लॉजिक लगा है? सबसे पहले हम लोग देख लेते। देखिए 15 और 7 को अगर जोड़ दे तो 22 हो जाता है। 22 का अगर आधा कर दे तो 11 आ जाता है। 11 लिखा है, मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है। तो लॉजिक जो ऊपर यहां पर लगा हुआ है ना, लॉजिक वही लॉजिक यहां पर लगा हुआ है। अब आपकी तसल्ली के लिए एक बार इसको भी साथियों सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 19 24 कितना हो जाएगा साथियों? 9 4 आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये आपका 3 4 यानी कि 43 हो चुके। 43 का आधा 5 होता है, मैं कहूंगा नहीं। क्या साथियों इनको जोड़ने पर
8 आएगा, आधा करने पर 8 आएगा नहीं साथियों, और यहां पर भी ऐसा नहीं होगा। तो मैं कहूंगा आंसर तो हमें ऑप्शन नंबर ए वाला ही मिल गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपके सामने एक ऐसा भी सवाल आएगा, तो आपके सामने अगर सेम टू सेम डिक्टो यही सवाल आ जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मुझे बताइए। सबसे पहले कहा गया है कि FDQE से बनाया गया है, यानी कि FDQE के बाद आया है KJXM, उसके बाद आया है PPEU, उसके बाद आपको बताने कि यहां पर कौन से 4 लेटर आएंगे, और उसके बाद ZBSK ही आना चाहिए। तो इतनी सी बात साथियों आपसे पूछी जा रही, क्या लॉजिक लगा है मुझे बताइए। सबसे पहले अगर बात करें साथियों लेटर पोजीशन की, F आता है 6 पर, D आता है 4 पर, Q आता है 17 पर, E आता है 5 पर, उसी प्रकार K आता है 11 पर, J आता है 10 पर, और ये किस पर आता है XYZ यानी कि 24, 25, 26, और M आता है आपका 13 पर, P आता है 16 पर, P आता है 16 पर, E आता है साथियों 5 पर, और U 21 पर आता है, ठीक है ना। अब इसकी अगर बात करते हैं, Z आता है आपका 26 पर, B 2 पर आता है, S 19 पर आता है, K 11 पर आता है। अब देखिए ये 6 से आखिर 11 हुआ, यानी कि कितना बढ़ाया गया है, 5 बढ़ाया गया है, ठीक है। कितना बढ़ाया गया साथियों, 5 बढ़ाया गया। 4 से 10 हुआ है, कितना बढ़ाया गया साथियों, 6 बढ़ाया गया है, ठीक है ना। हाँ ठीक, इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई कि F से क्या हो गया, F से K हुआ है तो कितना बढ़ाया गया साथियों, 5 बढ़ाया गया। उसी प्रकार अगर यहां पर 6 बढ़ाया गया, 17 यानी कि Q से कितना हो गया साथियों, 24 हो गया, तो कितना 3 इधर 4 उधर, यानी कि 7 बढ़ाया गया। तो 5 बढ़ाया गया, 6 बढ़ाया गया, 7 बढ़ाया गया, उसके बाद 5 से 13 हुआ है तो मैं कह सकता हूं 8 बढ़ाया गया है, यानी कि ये लॉजिक लग रहा है कि यही लॉजिक इसमें। देखिए 11 से 16 हुआ है, 5 बढ़ाया गया, 10 से 16 हुआ, 6 बढ़ाया गया, 24 से यहां पर क्या हो गया साथियों, 5 हो गया, यानी कि कैसे क्या 7 बढ़ाया गया, बिल्कुल। 24 के बाद 25, 26 यानी कि Y और Z आ गया, उसके बाद साथियों A B C D और E आ गया, बिल्कुल साथियों 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल साथियों इतनी बढ़ाया गया। तो मैं कहूंगा लॉजिक हमें पता चल गया। लॉजिक हमें क्या लगाना है साथियों, कुछ नहीं, आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। अब देखिए लॉजिक की अगर बात करें तो इसमें हमें 5 बढ़ाना होगा, यानी कि 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, और ये भी 16 6 कितना हो जाएगा साथियों, 22 हो जाएगा, और 5 और 7 कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा, और 21 8 की बात करें तो 26 तक Z हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 और बढ़ाएंगे तो साथियों 3 आ जाएगा, 3 पर आता है C, 12 पर आता है साथियों L, 22 पर आता है V और 21 पर आता है U, यानी कि आपका आंसर जो निकला है वो UVLC निकला है। और ऐसा ऑप्शन कहां पर है, UVLC ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले आ गया था मैं उनको शाबाशी देना चाहूंगा, क्योंकि उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वीडियो को आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो। कितना प्यारा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल साथियों नजदीक है, ये पेपर के लेवल का कंटेंट है। जैसे पेपर में इस बार आपसे सवाल पूछे जाएंगे हूबहू वैसे ही सवाल साथियों आपके सामने रख रहा हूं। इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना एनालिसिस करके क्वेश्चंस आपके लिए तैयार कर रहा हूं, तो मेरा मानना है कि एक लाइक तो आपका बनता है। तो तुरंत साथियों लाइक कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाता, कुछ पैसे वैसे नहीं कटते, बस एक संतुष्टि हो जाती मुझे कि हाँ भाई इतने लोगों में से इतने लोगों ने वीडियो हमारी पसंद की, तो अगली बार हम और जोश जुनून से वीडियो बनाते हैं। खैर अगला सवाल देखिए, 13 से 34, 34 से 63, 63 से 108, 108 से 177, 170 से 278, आपको बताने के उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर आएगा बताइए। लॉजिक की बात करें, लॉजिक क्या, देखिए 13 से 34 हुआ है साथियों, यहां पर 21 बड़ा है। 34 से 63 हुआ है साथियों, 13 में से अगर 4 जाता है तो 9 आ जाएगा, और यहां पर साथियों 2 आ जाएगा, यानी कि पहले 21 बड़ा फिर 29 बड़ा। 63 से 108 हुआ है, कितना आ जाएगा साथियों, 5 आ जाएगा, और यहां पर 4 आ जाएगा। इसकी अगर 108 से 177 हुआ है, कितना बड़ा है साथियों, मैं कह सकता हूं यहां पर 69 बड़ा है। 177 से 278 हुआ है साथियों, कितना बड़ा है, 101 बड़ा है। तो अब आपको बताने कि यहां पर क्या बढ़ेगा मुझे बताइए। अब देखिए अगर अभी हमें लॉजिक नहीं पता चला, अगर हम 21 से 29 बढ़ाएं तो कितना बड़ा है साथियों, 8 बड़ा है। अगर हम 29 से 45 बढ़ाए तो कितना बड़ा है, 16 बड़ा है। 45 से अगर 69 करें तो साथियों 24 बड़ा है। 69 से अगर 101 करें तो साथियों लगभग 32 बड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो 8 का पहाड़ा बन गया, 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 40 आ जाएगा। 101 और 40 कितना होता है, 141 होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं 278 में जब हम 141 को जोड़ेंगे तो हमें यहां पर वाला नंबर मिल जाएगा। तो 278 में 141 जोड़ दीजिए, 9 आ गया, ये कितना आ गया, 11 आ गया, ये आपका साथियों 4 आ गया, यानी कि 419 आपका आंसर
आंसर आ गया। तो 419 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, जिनका आंसर 419 है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों मस्टैग का संबंध घोड़े से, अब आपको ये बताना है साथियों मस्टैग का संबंध घोड़े से क्यों है? क्योंकि घोड़े की एक नस्ल होती है, क्या? घोड़े की एक साथियों नस्ल होती है जिसका नाम होता है मस्टैग। तो आपको बताने कि यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसी प्रकार क्या हिरण की नस्ल बारहसिंगा होती है? मैं कहूंगा नहीं। क्या बिल्ली की साथियों नस्ल बर्मीज होती है? मैं कहूंगा साथियों बिल्कुल सही, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है। आपको बताना है कि अंग्रेजी डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, मुझे बताइए। अगर बात करते देखिए ओपी यहां पर लिखा हुआ है ओएम ओएन ओएन ओएम, तो मैं कहूंगा ओएम पहले आएगा या साथियों ओएम ये वाला पहले आएगा। अब देखिए एन पहले आता है क्योंकि एम 13 पर होता है, एन 14 पर होता है और पी 16 पर होता है, तो ये तो आ नहीं सकते पहले। आई पहले आता है या एन पहले आता है? तो मैं कहूंगा आई पहले आएगा, यानी कि साथियों 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद साथियों ये 5 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ओपी है मतलब ओ 16 है और यहां पर ओ 14 है। ठीक है, तो ओ 14 पहले आएगा, 16 थोड़ी ना पहले आएगा। अब आपको बताने कि ये ओ एन पहले आएगा या ये ओ एन पहले आएगा। अब देखिए सी होता है 3 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, तो ये पहले आ जाएगा, यानी कि फिर 3 आ जाएगा और फिर साथियों 4 आ जाएगा और बचा है साथियों सिर्फ ये वाला और फिर 1 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 25,341 कौन से ऑप्शन में है? 25,341 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर अगर बात करें 7 का संबंध 18 है, यानी कि 7 से जैसे 18 बनाया गया है तो उसी प्रकार 10 से 24 बनाया गया है, तो आपको बताना है कि इस वाले नंबर से 30 वैसे ही बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए 7 से 18 साथियों हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम 7 की गुणा 2 से कर दें, 7 दूना 14 हो जाएगा और उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो ये 18 आ जाएगा। उसी प्रकार 10 की गुणा अगर हम 2 से कर दें तो 20 आ जाएगा, अगर हम 4 जोड़ दें तो 24 आ जाएगा। तो आपको बताना है कि इस नंबर की गुणा हम 2 से करते हैं और प्लस 4 जोड़ देते हैं तो 30 आ जाता है। यानी कि अगर यहां पर साथियों हम 10 माने तो 10 दूना 20 और 4 24 होगा, 30 होना चाहिए। 28 दूना फिर ये तो ज्यादा हो जाएगा 30 से, 13 दूना 26 और 4 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मैं कहूंगा यहां पर साथियों 13 आएगा। क्या आएगा साथियों? यहां पर 13 आएगा। 13 दूना 26, 4 30 हो जाएगा। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि पेट्स को 48 लिखा जाता है, उसी प्रकार फार्म को 70 लिखा जाता है, डेयरी को आपको बताना है साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। चलिए, ऐसा तो नहीं साथियों P16 पर, E5 पर, T20 पर, S19 पर, इसको जोड़ेंगे तो क्या 48 आता है? देख लीजिए साथियों आप। ठीक है, T20 पर हो जाएगा, E5 पर हो जाएगा तो 25 लिख देते हैं और S19 पर आपका आ जाएगा 6 और 9 15 और ये आपका 20 हो जाएगा। 3 4 5 6, यानी कि ये तो 60 आ रहा है साथियों, 48 नहीं आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं साथियों, इसका विलोम यानी कि इसका विलोम नहीं कह सकते, अपोजिट लेटर। जैसे कि P का जो अपोजिट होता है ना वो K होता है। अरे भाई जैसे कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट क्या होता है साथियों? W होता है। उसी प्रकार P का अपोजिट K होता है। E का अपोजिट साथियों क्या हो जाएगा? LOVE। ठीक है ना, LOV यानी कि V हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? जी हो जाएगा और एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। अब इनको करो, ये 11 पर आता है, ये 22 पर आता है, जी 7 पर, एच 8 पर। इनको अगर आप जोड़ोगे साथियों ये 33 हो जाएगा, 33 7 30 हो जाएगा, सॉरी 33 7 40 हो जाएगा और 8 48 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों इनका जोड़ कितना आ गया? 48 आ गया। तो ऐसे ही आप इसका भी कर सकते हैं एक बार चेक करने के लिए, और हमें करना साथियों किसका है? हमें करना इसका है। चलिए तो ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर अगर बात करें डी का अपोजिट क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ठीक है ना, डी का अपोजिट डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ना लिखो 23 लिखो। क्या लिखो? 23 लिखो। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड किस पर आता है साथियों? जेड 26 पर आता है, 26 आपका ये आ गया। ठीक है, उसके बाद साथियों आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आई का अपोजिट आर हो जाता है जो कि साथियों 18 पर आता है। वाई का अपोजिट बी हो जाता है जो कि साथियों 2 पर आता है, तो ये 20 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 20 30 40 और 46 हो जाएगा। 46 और 23 कितना हो जाता है साथियों? 69 हो जाता है। तो क्या 69 आपका आंसर होगा? ठीक है ना, 69 हो गया। देखिए जरा
69 कहाँ, 69 तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। कोई दिक्कत, कोई मिस्टेक हो गई क्या हमसे, एक बार देख लेते। देखिए कि अगर डी की बात करते हैं साथियों, डी का अपोजिट होता है क्या, डब्ल्यू, और डब्ल्यू होता है साथियों 23 पर, ठीक है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट की अगर बात करते हैं साथियों 26 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई कितने पर होता है, आई साथियों होता है 9 पर, ठीक है ना। और आई का अपोजिट आर हो जाएगा, और ठीक है ना, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर 18 पर होता है। अच्छा, इसका आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट आई हो जाएगा, आई 9 पर होता है, तो यहाँ पर 9 लिखना चाहिए। उसके बाद साथियों यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि हमने 9 यहाँ पर नहीं जोड़ा, तो साथियों 9 यहाँ पर जोड़ लीजिए, 9 9 18 हो जाएगा, और ये आपका 7 यानी कि 78 आ जाएगा। 78 ऑप्शन में है, बिल्कुल साथियों 78 ऑप्शन में है, और 78 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि एक निश्चित कूट भाषा में COURT को क्या लिखा जा सकता है, OCRTR लिखा जा सकता है। उसी प्रकार JUDGE को क्या लिखा जा सकता है, UJAEJ लिखा जा सकता है। तो आपको बताना है ORDER को क्या लिखा जा सकता है, फटाफट साथियों बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, कोर्ट में जो लेटर हैं वही लेटर लगभग मुझे यहां पर दिख रहे हैं, और यहां पर जो लेटर वही लेटर मुझे यहां पर दिख रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप साथियों क्या कर लेंगे, इसको लिख लीजिए पहले COURT, इतना आपने लिख लिया। अब कलर थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, और इसके नीचे ये लिख लीजिए क्या, OCRTR। अब देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, क्या आपको नजर आ रहा है, यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि आपको साथियों क्या नजर आ रहा है, ये मैं आपको जो है ना वो साथियों बतला देता हूं। देखिए अब O ये यहां पर आ गया, C यहां पर आ गया, T यहां पर आ गया, R यहां पर आया, यानी कि U से R हुआ है तो कितना माइनस हुआ है साथियों, 3 माइनस हुआ है, ठीक है ना, 3 माइनस हुआ है। तो वही चीज अब हमें यहां पर करना पड़ेगी। अब देखिए O हो गया, R हो गया, D हो गया, E हो गया, R हो गया, ऑर्डर लिख दिया मैंने, लिख दिया भैया। अब उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आप लोग देख पाएंगे इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए ये लेटर यहां पर, यानी कि ये R यहां पर आ जाएगा, ये O यहां पर आ जाएगा, ये R यहां पर आ जाएगा, ये E यहां पर आ जाएगा, और D में 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो साथियों A आ जाएगा, यानी कि ROARE कहां पर लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा ये तो ऑप्शन वाले 2 में ही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 वाले में लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। उसके बाद देखिए अब साथियों आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन तो हो चुके हैं, अब साथियों यहाँ पर आपके सामने मैथ के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मैथ के साथियों वो टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में साथियों बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए जरा क्या पूछा जा रहा है, कहने के एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% के बीच का अंतर 500 है, तो उस संख्या को बताइए, और उस संख्या को बताने के बाद उस संख्या का 20% बताइए। सवाल आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, अब किसी संख्या का 25%, उस संख्या का 30% के बीच अंतर क्या है, 500। अब देखिए उस संख्या का 25% अधिक होगा, आपको पता है कि बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है, उसके बाद छोटा नंबर लिखा जाता है। आपको पता होगा देखिए अगर किसी संख्या का 30% कराएंगे तो वो बड़ा होगा, ठीक है, ये 25% कराएंगे वो छोटा हो जाएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, किसी संख्या का, मान लीजिए वो संख्या x है, किसी संख्या का 30%, उसी संख्या के 25% के बीच अंतर क्या है, अंतर का मतलब माइनस कराएंगे, तो माइनस कराने पर क्या आएगा, 500 आएगा, ऐसा यहां पर कहा गया है। अब इसको अगर कैलकुलेट करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर अगर साथियों बात करें 5 पंजे 25 की, और यहां पर साथियों 20 आ जाएगा, यानी कि अब ये 3x आ गया, क्या आ गया, 3x बटे 10 माइनस 5x बटे 20 आ गया। अब अगर बात करें इसको साथियों कैलकुलेट करें, देखिए 20 तियां कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, यानी कि 60x आ गया, माइनस 50x आपका ये हो जाएगा, और नीचे आपका 20 धाम 200 आ जाएगा, बराबर आपका 500 आ गया। अब अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में साथियों क्या बनेगा, अब देखिए 60x में से 50x जाएगा तो यहाँ पर 10x बचेगा, 200 की गुणा 500 से होगी, क्या आ जाएगा साथियों, 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 1000 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि उस संख्या का, वो संख्या तो हमें पता चल गया, अगर पूछा जाता कि वो संख्या क्या होती तो वो संख्या 1000 होती, उस संख्या का यानी कि 1000 का 20% कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, 20 धाम कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, तो उस संख्या का 20% कितना आ जाएगा, 200 नहीं साथियों, कितने हो जाएंगे, एक सेकेंड। अच्छा यहां पर क्या हमने कुछ कमी रखी है,
अच्छा, यहाँ पर एक जीरो कम रहा, क्योंकि जब हम 500 की गुणा 200 से करेंगे तो साथियों कितना आएगा, 1 लाख आएगा। 1 लाख आएगा तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 आ जाएगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा, 10,000 लिखेंगे। इन 2 जीरो से जब ये 2 जीरो कटेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, यानी कि 2000 आना चाहिए, और 2000 आपके ऑप्शन में भी है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। 3 संख्याओं का अनुपात 7:3:5 है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि 3 संख्याएं, अगर एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या 3 होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, 5 होगी। और कह रहे कि उनका योग अगर 7200 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अब अगर हम बात करें 7x, ये ऐसे ही तो संख्या है, 7x अनुपात 3x अनुपात 5x, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें साथियों कि इस 7x की वैल्यू क्या है, ये कैसे आप निकालेंगे। देखिए 7200 लिखेंगे, 7 की वैल्यू निकाल लेना, 7 यहाँ पर लिखेंगे, बटे में क्या लिख लेंगे, इन सब का योग लिख लेंगे। 7 3 10 और 5 15 हो जाएगा, तो 15 यहाँ पर आ जाएगा। 3 पंजे 15 आ जाएगा साथियों, 3 दूना 6, 3 चौक 12 आपका आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे 5 चौक आपका 20 आ जाएगा, 4 चला जाएगा 40 हो जाएगा, 5 8 40 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, यानी कि 480 की गुणा अब आपको 7 से कराना है। 7 8 56 आ गया, 7 चौक 28 आ गया और ये 33 आ गया, 0 लगा दिया। यानी कि अगर बात करें साथियों तो कितना आ जाएगा, इसकी 7x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3360 आ जाएगी। अब 3x की वैल्यू साथियों ज्ञात कर लो। 3x की कैसे ज्ञात करोगे, 7200 गुणा 3x, 3 क्या 3 ही लिख लो, सिर्फ x क्यों लिखो, 3 और बटे नीचे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको अगर साथियों कट करें, वही इसको कट करने पर कितना आया था, 480 आया था ना। तो इस बार 480 की गुणा 3 से करा लो, 8 3 24 हो जाएगा, 4 3 12 13 14, यानी कि 1400 आ गया। तो ये कितना आ गया साथियों, 1440 आ गया। कह रहे कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, यानी कि 3360 को 1440 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, तो आपका 4800 आ जाएगा। क्या 4800 कहीं ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 वाले में है। तो जिनका भी आंसर यहां पर 2 था, बी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, और इस सवाल की अगर बात करें साथियों, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चा इसको देखकर साथियों कंफ्यूज हो जाता है और फिर इस सवाल को सही करने के बजाय गलत करके चला जाता है और अपने बेवजह नंबर कटवा लेता है, और वो उसके लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर 3 आप मान लेंगे। क्या कहा जा रहा है, 3 पुरुष या 7 महिलाएं एक काम को 32 दिन में करती है। पहली लाइन से हमें यह मालूम पड़ा कि भैया जो 3 पुरुष है ना, क्या जो 3 पुरुष है ना, वो उनकी क्षमता कितनी है साथियों, 7 महिलाओं के बराबर है। 7 महिलाओं के बराबर है। तो अगर हम बात करें साथियों एक पुरुष की क्या है, एक पुरुष को अगर साथियों महिलाओं में रखेंगे तो 7/3 महिला आ जाएंगी। पहली बात तो साथियों इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, एक महिला एक पुरुष यहां पर हम लिख सकते हैं, एक पुरुष बराबर 7/3 महिलाएं हैं। यानी कि जहां पर एक पुरुष लिखा होगा तो वहां पर हम 7/3 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, कहा जा रहा है, आपने एक सवाल पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 7 महिलाएं अगर किसी काम को 2 दिन में करती हैं तो 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो हम x मान लेते थे और इसको कैलकुलेट करके आंसर ला देते थे। ये सवाल आपने पढ़ा है ना, ये उसी का बाप सवाल है। क्या, उसी का बाप सवाल है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, कहा गया है 7 महिलाएं एक काम को 32 दिन में करती है, यानी कि हम लिख लेते हैं 7 महिलाएं किसी काम को 32 दिन में करती है। तो कह रहे कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसको कितने दिन में करेंगी। अरे बस भैया 7 पुरुषों को महिलाओं में बदल लो और वो महिला और ये 5 महिला इनको जोड़ लो, वो यहां पर रख दो, गुणा में x कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्या दिक्कत है, 7 पुरुष, एक पुरुष की वैल्यू साथियों 7/3 है, तो 7 पुरुष की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि 49/3 महिलाएं आ जाएंगी इस 7 पुरुष की जगह। तो साथियों क्या, ये 5 महिलाएं हैं तो ये 5 महिलाएं तो रहेंगी, 49/3 महिलाएं यहां पर भी आ जाएंगी, वो इसमें जुड़ जाएंगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 3 एकम 3 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, कितना 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया, फिर 1 बचा साथियों, फिर 3 3 9 हो गया। तो मैं कह सकता हूं 16 महिलाएं इसमें और हैं। यानी कि अब अगर बात करें साथियों, जैसे कि 7 महिलाएं किसी काम को 32 दिन में करती हैं तो ये तकरीबन
21 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। x का मान निकाल लो। अब 16 5 कितना हो जाएगा साथियों, आपका 21 हो जाएगा, 21.33 हो जाएगा, बराबर इसकी अगर गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 7 21 और आपका 1 22 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ पर गुणा आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आप साथियों हम 224 की भाग किससे करें, 21.33 से करें तो कितना आएगा, तो कितना आएगा साथियों, तकरीबन देखिए अगर ये होता 210 होता, 224 है ना, 210 होता तो तकरीबन 10 आता। अभी यहां पर 10 से थोड़ा ज्यादा आएगा। क्या आएगा साथियों, 224 बटे 21.33 यहां पर क्या आ जाएगा, 10 से ज्यादा आ जाएगा। तो हम मान ले साथियों लगभग 10.5 यहां पर आ जाएगा, 10.5 पॉइंट लगा लीजिए, 10.5 यहां पर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं साथियों 7 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगी, तो 10.5 दिन समय में पूरा करेंगी। अब यहां पर कहा गया था कि इसके दो गुना अगर कार्य कर दे तो कितने समय में पूरा करेंगी। अगर भाई किसी काम को करने में 10.5 दिन लग रहे हैं तो इसके दोगुने काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 10.5 का दोगुना क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कि 21 दिन लगेंगे। तो इस सवाल का जवाब जो होगा वो 21 दिन के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा सवाल था। मेरा मानना है कि बहुत अच्छे तरीके से यह सवाल आपकी समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। और ये सवाल तो बहुत आसान सा है लेकिन बच्चा डर जाता है इस सवाल को देखकर भी। देखिए कुछ नहीं है, ये 5 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का साथियों, 5 सेकंड का सवाल है ये सिर्फ। देखिए कह रहे कि यदि इसका एक मेथड होता है, तरीका, यदि एक संख्या को 136 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 36 आता है। कुछ भी संख्या यहां पर हो सकती थी, 452, 553, कुछ भी, 150, कुछ भी, यहां पर भी कुछ भी संख्या हो सकती थी। तो शेषफल 36 आता है। यदि इस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब इसका खेल खत्म, ये है ही नहीं। अब आपको ये और ये संख्या यानी कि जो सवाल में आखिर की 2 संख्या है ना, उनको आपस में क्या कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए। और देख लीजिए इसमें कितना शेषफल बच रहा है, 17 कम 17, 17 दूना 34। कितना शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा। तो ये कहा जा रहा है साथियों कितना शेषफल बचेगा, तो 2 शेषफल बचेगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 के साथ, ठीक है ना। तो लॉजिक ये आप लोग समझ लेंगे। ऐसा 3 संख्याएं आएंगी, आखिर की 2 संख्याओं को आपस में विभाजित करना है और उसमें से जो शेषफल बचता है वही आंसर आपका होगा। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी गति को अपनी मूल गति से 11/6 गुना बढ़ा लेता है। अब देखिए यहां पर एक इस लाइन में पूरा लॉजिक छुपा है, पूरा सवाल का सॉल्यूशन छुपा है। उसके बाद कहने के ऐसा करके वो अपनी सामान्य समय से 20 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है। वह समय ज्ञात करे जो आमतौर पर लगता है। देखिए इस सवाल की बिल्कुल तह तक जाएंगे, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी अपनी एक गति है, इस अपनी गति को अपनी मूल गति से वो 11/6 गुना बढ़ा देता है। यानी कि 11/6 है तो 11/6 गुना बढ़ा देता है। इसका मतलब यह है कि वो 6 से 11 कर देता है कि अगर वो 6 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है तो इस गति को बढ़ाकर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगता है। यानी कि गति को 11/6 बढ़ा देता है, मतलब 6 से 11 कर देता है। तो अगर बात करें साथियों अपनी मूल गति से, मूल गति का मतलब क्या है साथियों, मूल गति का मतलब है जो उसकी नॉर्मल गति है, जो उसकी नॉर्मल गति है, ठीक है। लेकिन अपनी जब गति को बढ़ा देता है तो बढ़ी हुई गति साथियों ये आ जाएगी। अरे भाई मूल गति पहले तो कम होगी ना, जब वो बढ़ाता है तो वो ज्यादा हो जाएगी। तो जो अभी उसने गति बढ़ाई है वो अगर 11 है और पहले वाली गति उसकी मूल गति थी तो उसका अनुपात ये है। तो अगर बात करें साथियों चाल का अनुपात आपको दे रखा है कि कितना था, 6 था, 6 से उसने 11 कर दिया। अब चाल का अपोजिट हो जाता है साथियों समय। अब अगर मान लीजिए एक ये ए व्यक्ति है, एक ये बी व्यक्ति है, ये चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था। तो इस ए वाले को साथियों 11 मिनट लगेंगे, मान लेते हैं साथियों 11 मिनट या 11 घंटे, इसको 6 मिनट, यानी कि उल्टा अपोजिट हो जाता है। तो समय का अनुपात आपके सामने आ गया। अच्छा यहां पर कह रहे थे कि जब उसने अपनी चाल बढ़ाई तो उसका जाहिर सी बात है उसका समय घटेगा। यानी कि पहले उसको अगर बात करें 11 मिनट लग रहे थे तो अब उसको 6 मिनट लगेंगे। तो यहां पर कहा गया है कि जब वो अपनी चाल को बढ़ाता है तो सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि उसके फिर 20 मिनट कम लगने लगते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों इन दोनों का अंतर ही तो साथियों क्या होगा, इन दोनों का अंतर ही तो साथियों 20 मिनट होगा। तो अगर बात करें कितना 5x बराबर कितना 20 हो गया, x बराबर कितना 4 हो गया। यानी कि अब अगर बात करें साथियों x बराबर देखिए 4 यहां पर आ गया, बहुत तसल्ली से सुनिएगा। जब x बराबर
बराबर साथियों 4 आ गया तो साथियों ये एक 11x है, ये 6x है, यानी कि 4 छंग 24 और 11 ये आपका 44 हो जाएगा। ठीक है ना। ये है साथियों ये है मूल समय, जो पहले उसको समय लग रहा था, लेकिन जब उसने अपनी चाल बढ़ाई तो उसको 24 मिनट लगने लगे। पहले 44 मिनट लगते थे, चाल बढ़ाने पर 24 मिनट लगने लगे। तो कहने कि वो समय ज्ञात करे जो उसको आम तौर पर लगता था, यानी कि पहले जो समय लगता था वो तो 44 मिनट लगते थे। तो 44 मिनट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, बी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन के द्वारा आप लोग बताइएगा, वीडियो को लाइक करके आप लोग साथियों बताइएगा। अब अगर बात करें, देखिए आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या किया गया है साथियों, 10 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। ये बिल्कुल साथियों 10 मॉडल पेपर वैसे हैं जैसे आपका बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए साथियों स्पेशली ये पेपर आपका तैयार किया गया, 10 मॉडल पेपर। ये पीडीएफ की अगर बात करें साथियों, अगर आप ये पीडीएफ पूरी लगा लेते हैं तो मेरा मानना है कि तकरीबन 65 से 70% आपका पेपर इसी पीडीएफ से फंसेगा, ऐसे ये तैयार की गई है। इस पीडीएफ के प्राइस की बात करें साथियों तो सिर्फ 45 रुपए में, यानी कि 45 रुपए में ये 10 प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएंगे। परीक्षा से पहले पहले, एग्जाम से पहले पहले, अपने एग्जाम से पहले पहले इस पीडीएफ को अगर आप लगा लेते हैं साथियों तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस पीडीएफ, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको साथियों पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर बात करें साथियों, देखिए जो प्रोफाइल एक तरीके से जो डीपी होती है ना, डीपी, वहीं पर साथियों ये आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, यानी कि वहीं से आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, वहीं से आपको साथियों पेमेंट करके जब आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट दे देंगे ना तो पीडीएफ बिना कहे आपको दे दी जाएगी। उसके अलावा साथियों एक तरीके से बात करें तो प्लेलिस्ट होगी, क्या डिस्क्रिप्शन में ही साथियों एक तरीके से एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखिएगा। उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें साथियों आपको बताई गई है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।